हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स क्रैक सीटेड सीरीज। मेरा नाम है मेघा जायसवाल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थ्योरीज ऑफ लर्निंग को और डिटेल में हम पढ़ेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसमें व्हाट्सएप और पैवलॉव की थ्योरी को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने लर्निंग के 2 वीडियोस कर लिए हैं। पहले वीडियो में हमने लर्निंग के कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स और फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं लर्निंग को, उनके बारे में डिस्कस किया था। इसके बाद हमने एक और वीडियो जो किया है उसमें लर्निंग के टाइप्स को हमने डिस्कस किया है और गैने की एक बहुत इंपॉर्टेंट हमने थ्योरी वहां पर डिस्कस करी है। तो उन दोनों वीडियोस को भी आप देख लीजिएगा, उनके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अब डिस्कस करते हैं आज के वीडियो में थ्योरीज ऑफ लर्निंग। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ थ्योरीज ऑफ लर्निंग की, यानी लर्निंग को लेकर क्या क्या अप्रोचेस आई हैं और क्या क्या थ्योरीज बनाई गई हैं। तो पहली है हमारी बिहेवियर थ्योरी यानी व्यवहारवादी सिद्धांत। दूसरा है हमारी कॉग्निटिव थ्योरीज यानी संज्ञानात्मक सिद्धांत। और तीसरा है हमारी ह्यूमैनिस्टिक थ्योरीज यानी मानवतावादी सिद्धांत। तो बिहेवियर थ्योरीज व्यवहारवादी सिद्धांत है। यहाँ पर बेसिकली लर्निंग को क्या कहा गया है कि लर्निंग क्या है, हैबिट फॉर्मेशन। और वो हैबिट फॉर्मेशन किसके द्वारा होती है, कंडीशनिंग के द्वारा। अनुबंधन की यहाँ पर बात की गई है, कंडीशनिंग की बात की है। कंडीशनिंग को भी यहाँ पर आप 2 तरीके से देखेंगे हम। यहाँ क्लासिकल कंडीशनिंग होती है, शास्त्रीय अनुबंधन, और एक आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग होती है। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी आपकी स्किनर ने दी है। और क्लासिकल कंडीशनिंग की बात जो हम आज के वीडियो में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसमें आपकी वॉटसन के बारे में डिस्कस करेंगे, इनके एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे और साथ ही साथ पावलोव के देखेंगे। फिर एक और इम्पोर्टेंट थ्योरी जो आपकी बिहेवियर थ्योरीज में आती है वो है आपकी थॉर्नडाइक की थ्योरी, जो कि है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ट्रायल एंड एरर थ्योरी, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ये थॉर्नडाइक ने दिया था। और कनेक्शनिज्म थ्योरी भी कहते हैं इसको, क्योंकि यहाँ कनेक्शंस की बात होती है ट्रायल एंड एरर की थ्योरी में कि एस और आर यानी उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच में कनेक्शन बनते हैं। ठीक है, इसी को इन्होंने लर्निंग बताया है। तो बिहेवियर थ्योरीज में ये सब आएगा। फिर कॉग्निटिव थ्योरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या बात की गई है कि लर्निंग क्या होती है, लर्निंग में आपके मेंटल प्रोसेसेस यूज होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपकी आएगी इनसाइट थ्योरी। ठीक है, जिसे हम सूझ का सिद्धांत कहते हैं। इनसाइट थ्योरी आपकी गेस्टाल्टवाद से आई है। तो कॉग्निटिव थ्योरी जहां पर सूझ का सिद्धांत कह लीजिए इसको, ये आपकी कोलर कोप्पा वर्दीमीन ने दी है। फिर इसमें आपकी थ्योरी आ सकती है जीन पियाजे की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी। जीन पियाजे की जो थ्योरी है, वैसे भी सीटेट वगैरह और जो अन्य टीईटी एग्जाम्स होते हैं, स्टेट टीईटीज, उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। जीन पियाजे की थ्योरी को मैंने अपने चैनल पर डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। इसकी एक सेपरेट एमसीक्यू सीरीज भी इस चैनल पे आपको मिल जाएगी। इसकी प्लेलिस्ट आप चेक करिएगा, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी उसका लिंक, तो वहां से आप इसको देख सकते हैं। फिर इसमें आपकी कर्ट लेविन की थ्योरी भी आ सकती है। ठीक है, कर्ट लेविन की फील्ड थ्योरी है, फील्ड थ्योरी है कर्ट लेविन की। ये आपका कॉग्निटिव थ्योरीज में बेसिकली ये देखने को मिलेगा कि किस तरीके से संज्ञानात्मक अपनी जो क्षमताएं हैं उनका इस्तेमाल करके लर्निंग होती है। फिर ह्यूमैनिस्टिक थ्योरीज की अगर हम बात करें यानी कि मानवतावादी सिद्धांत, तो इनका कहना था कि हम लोगों को या ह्यूमन बींग्स को ऑब्जेक्ट की तरह देखना बंद करें। अभी तक जो अप्रोचेस चल रही हैं कि भाई एसआर के बीच में कनेक्शन होता है, उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच में, तब हमारी लर्निंग होती है। जो हमारे एनवायरनमेंट में स्टिमुलस है उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं, तब हमारी लर्निंग हो रही है। तो इन्होंने कहा कि ह्यूमन बीइंग के अंदर ही अपनी बहुत सारी नीड्स होती है, जिनको सेटिस्फाई करने के लिए वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो यहाँ पर हम ह्यूमन बीइंग्स को एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट ना करें, हम उसे एक ह्यूमन की तरह देखें। एक मानव के अंदर उसकी अपनी बहुत सारी क्षमताएं हैं, उनको हमें समझना चाहिए। तो यहाँ एक बहुत ही फेमस इनकी मैस्लो की थ्योरी हमें यहाँ पढ़ने को मिलेगी, जो है हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी। मैस्लो ने दी है ये। हायरार्की ऑफ नीड्स को आप मोटिवेशन में भी पढ़ते हैं, कई बार इसे पर्सनालिटी में भी पढ़ा जाता है कि किस तरीके से पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। हम अपनी अलग अलग तरह की नीड्स को कैसे सेटिस्फाई करते जाते हैं और हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती जाती है। लर्निंग में भी आएगा ये कि किस तरीके से अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम सीखते रहते। मेन तो आपकी 3 यही टाइप्स हैं, लेकिन कई जगह आपको और डिटेल में मिल जाएगा। वो बिहेवियर्स में ही जो आपका कनेक्शनिज्म है, हम इसी को इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन कई जगह कनेक्शनिज्म थ्योरी अलग आ जाएगी। फिर आपकी एक और थ्योरी होती है वैसे, सोशल लर्निंग थ्योरी। ठीक है, सोशल लर्निंग थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी आपकी दी है एल्बर्ट बंदूरा ने। और इनके अकॉर्डिंग
एक बच्चा जो है वो अपने आसपास के समाज से सीखता है, जो अडल्ट्स को करते हुए देख रहा है, जो अपने आसपास लोगों को करते हुए देख रहा है, उन्हीं को इमिटेट करता है, उन्हीं को देख कर वो सीखता है। तो ये सोशल लर्निंग थ्योरी आ जाएगी। कई जगह इसको भी अलग से इंक्लूड किया जाता है, बंदूरा की थ्योरी है ये। तो बेसिकली वैसे हम ये इंपॉर्टेंट थ्योरीज है जो डिस्कस करेंगे इस लर्निंग की सीरीज में। एक आपकी टॉलमैन की साइन लर्निंग थ्योरी भी आती है, वो भी आपकी कॉग्निटिव थ्योरी में ही आएगी। इंपॉर्टेंट जितनी भी थ्योरीज होंगी उन्हें हम इस लर्निंग सीरीज में जरूर डिस्कस करेंगे। तो आज की हम थ्योरी जो हमें डिस्कस करनी है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हमें डिस्कस करना है क्लासिकल कंडीशनिंग यानी शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। सबसे पहले तो देखिए फादर ऑफ बिहेवियर थ्योरीज हैं जॉन बी वॉटसन। ठीक है, तो वॉटसन को माना जाता है व्यवहारवादी सिद्धांत के जनक। They interpret learning in terms of connection और association between stimulus and response। तो इनका मानना क्या था कि लर्निंग कब होती है, जब उद्दीपन यानी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स यानी अनुक्रिया के बीच में अनुबंधन बनता है, यानी कनेक्शन बनता है, कोई एसोसिएशन बनता है। ठीक है, तो इसी के दौरान हमारी लर्निंग होती है। अब इसको इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके एक्सप्लेन किया था। तो वॉटसन के एक्सपेरिमेंट की बात करें तो यंग एल्बर्ट एक छोटे बच्चे पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, और जो इनका एक्सपेरिमेंट था वो कुछ इस तरह से था कि एक कई जगह रैबिट भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, रैबिट या कोई एक सफेद कलर का इन्होंने रैट लिया, वो बच्चे के सामने लेकर आए, और जैसे ही बच्चे के सामने ये रैट आता है पीछे से एक लाउड बैंग बजाई जाती है। ठीक है, एक लाउड एक साउंड निकाली जाएगी जिससे बच्चा डर जाएगा। बच्चे का एक नेचुरल रिस्पॉन्स ये होगा कि उस तेज साउंड को सुन के बच्चा डर जाएगा। बार बार ऐसा किया जाएगा कि सामने एकदम से रैट आया, सफेद चूहा आया और फिर एक लाउड बैंग बजी। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि बच्चा जो है सिर्फ इस सफेद चूहे को देखकर ही एकदम से डर जाएगा, चाहे वो लाउड बैंग आप ना बजाए, लेकिन उस रैट को देखकर ही बच्चा जो है वो डरने लग जाएगा। तो ये उसकी कंडीशनिंग हो गई। वैसे ये हार्मलेस था, इसके कुछ नहीं कर रहा था ये रैट, लेकिन बच्चे की कंडीशनिंग ऐसे करा दी गई कि इस स्टिमुलस को देखते ही बच्चा जो है एकदम से डर जाता है। वॉटसन ने ये भी देखा कि सिर्फ रैट ही नहीं, इसके जैसा अगर कोई भी फर की चीज अगर बच्चे के सामने लाई जाए तो बच्चा उसे देखकर डर जाता था। तो ये है स्टिमुलस जनरलाइजेशन। इसके हम प्रिंसिपल्स को जब स्टडी करेंगे तो मैं वहां और डिटेल में इसको समझाऊंगी। इसको हम थोड़ा सा टेक्निकली समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर रैट जो है, व्हाइट रैट, एक न्यूट्रल स्टिमुलस की तरह एक्ट कर रहा है। न्यूट्रल स्टिमुलस यानी कि एक ऐसा उद्दीपक जो कोई अनुक्रिया बच्चे के अंदर नहीं ला रहा है। ठीक है, कोई रिस्पॉन्स बच्चे का नहीं आएगा, नो फियर। लेकिन फिर यहाँ पर साथ में एक अनकंडीशन स्टिमुलस की बात की गई। एक अनकंडीशन स्टिमुलस यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक, नेचुरल स्टिमुलस कह लो या फिर अनकंडीशन स्टिमुलस कह लो, इसे एक ही बात है। तो नेचुरल स्टिमुलस, स्वाभाविक उद्दीपक या अनकंडीशन स्टिमुलस, यहाँ पर लिया गया है एक लाउड बैंग बजाई जा रही है। ठीक है, हथौड़े और एक लोहे की छड़ को अगर यहाँ हिट कर रहे हैं या स्टील की बार को हिट कर रहे हैं तो यहाँ पर बहुत तेज साउंड प्रोड्यूस हो रही है, और इससे एक नेचुरल जो रिस्पॉन्स आएगा बच्चे का वो क्या होगा, बच्चा एकदम डर जाएगा और डर के घबरा कर जो है वो रोना शुरू कर देगा। क्योंकि बच्चे के ईयर बहुत डेलिकेट होते हैं, तो एकदम से अगर लाउड साउंड बच्चे के सामने बजाई जाएगी तो वो घबरा सकता है। तो यहाँ पर हम दो चीजें देख रहे हैं कि एक व्हाइट रैट जो है न्यूट्रल स्टिमुलस है, इसका कोई भी रिस्पॉन्स बच्चे के अंदर नहीं आ रहा, लेकिन एक लाउड बैंग अगर हम यहाँ पर बजा रहे हैं जो कि एक नेचुरल स्टिमुलस या स्वाभाविक उद्दीपक है या अनकंडीशन स्टिमुलस है, उसका एक नेचुरल रिस्पॉन्स क्या आ रहा है यहाँ पर, या अनकंडीशन रिस्पॉन्स, या तो ये आ रहा है फियर। फिर इन्होंने यहाँ कंडीशनिंग करी। अब कंडीशनिंग क्या की जा रही है, यहाँ पर पहले व्हाइट रैट को लाया गया और उसके तुरंत बाद एक लाउड बैंग बजाई गई। तो यहाँ से जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो क्या आ रहा है, फियर का। ये रिस्पॉन्स कैसा रिस्पॉन्स है, नेचुरल रिस्पॉन्स है, जो किसकी वजह से आया है, ये आया है इस लाउड बैंग की वजह से। लेकिन पहले यहाँ पे व्हाइट रैट को प्रेजेंट किया गया, उसके बाद लाउड बैंग बजाई गई और उसके बाद ये रिस्पॉन्स आया बच्चे का फियर। अब आफ्टर कंडीशनिंग जब ऐसा बार बार किया जाएगा तो आफ्टर कंडीशनिंग क्या देखा गया कि जैसे ही व्हाइट रैट बच्चे के सामने आता है बच्चा रोना शुरू कर देता है, बच्चे ने डरना शुरू कर दिया इस व्हाइट रैट को देखकर। इस व्हाइट रैट को देखकर पहले कोई बच्चा का रिएक्शन नहीं आ रहा था, लेकिन कंडीशनिंग ऐसी कर दी गई है कि क्योंकि इस व्हाइट रैट के प्रेजेंट करने के जस्ट बाद ही लाउड बैंग बज रही थी, बच्चा इस सफेद चूहे से ही अब डरने लग गया है। तो ये सफेद चूहा जैसे ही बच्चे के सामने आता है बच्चा एकदम से घबरा जाता है और रोना शुरू कर देता है। तो ये था वॉटसन का एक्सपेरिमेंट। इसी को कहा गया कंडीशनिंग यानी कि अनुबंधन।
और क्लासिकल कंडीशनिंग यही है कि बच्चे का रिस्पॉन्स आप एक ऐसे स्टिमुलस के प्रति क्रिएट कर देते हैं जो पहले किसी भी तरह का रिस्पॉन्स बच्चे के अंदर नहीं ला रहा। अब यहाँ पर तो देखिए बच्चा डर गया था। वॉटसन ने इस एक्सपेरिमेंट में और आगे बढ़ के ये भी किया कि इस बच्चे को अब इसी रैट के प्रति अगर थोड़ा अच्छा फील करवाना है या उसकी कंडीशनिंग को अब हमें चेंज करना है, रीकंडीशनिंग बोला था उसे, तो ये कैसे हो सकती है। पहले रैट बच्चे के सामने लाया गया और उसके बाद बच्चे को चॉकलेट दी गई, चॉकलेट या कोई भी ऐसी चीज जिससे बच्चा खुश हो जाए। तो ये चीज जब बार बार की जाएगी तो फाइनली बच्चे का जो डर था वो रैट के प्रति वो निकल जाएगा और बच्चा रैट को देख के खुश हो जाएगा। क्यों? अब रैट को देख के हैप्पी क्यों हो रहा है वो? क्योंकि जितनी बार रैट उसके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है उसके बाद बच्चे को क्या दी जा रही है? चॉकलेट। तो ये हुई रिकंडीशन। तो इसी तरह का हैबिट फॉर्मेशन हम बच्चे के अंदर करवा सकते हैं, इसी को कंडीशनिंग कहा जाता है। अब ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स पैवलोव ने भी किए हैं। तो पैवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग या एसोसिएटिव थ्योरी को हम पढ़ते हैं। लर्निंग इज फॉर्मेशन ऑफ कंडीशनड रिफ्लेक्सेस। तो इनके अनुसार अधिगम क्या है? कंडीशनड रिफ्लेक्सेस का फॉर्मेशन होना या हैबिट फॉर्मेशन होना ही लर्निंग। थिंग्स टू बी लर्नड आर कॉल्ड क्यू स्टिमुलस। ठीक है, जिन चीजों के प्रति आपको अनुक्रिया लानी है वो आपका क्यू स्टिमुलस होगा, फॉलोड बाय अ सेटिस्फाइंग स्टिमुलस। सेटिस्फाइंग स्टिमुलस होगा आपका एक ऐसा उद्दीपक जो उस इंडिविजुअल को जिसके भी आप लर्निंग करवाना चाह रहे हैं उसको किसी तरह का संतोष देता हो। दिस कॉम्बिनेशन इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन, अल्टीमेटली द लर्निंग ऑफ द क्यू स्टिमुलस इज एस्टैब्लिश्ड। तो इस कॉम्बिनेशन को जब हम बार बार रिपीट करेंगे तो अल्टीमेटली क्यू स्टिमुलस के प्रति एक लर्निंग बन जाती है, उस इंडिविजुअल का अधिगम हो जाएगा। क्यू स्टिमुलस के प्रति जिस तरीके की अनुक्रिया हम करवाना चाहते हैं वो करना वो इंडिविजुअल सीख जाता है। लर्निंग अकर्स बाय फॉर्मिंग एसोसिएशंस बिटवीन नेचुरली अकरिंग स्टिमुलाई एंड अ प्रीवियसली न्यूट्रल स्टिमुलाई। तो ये लर्निंग कैसे क्रिएट की जाती है? एसोसिएशन बनाया जाता है एक न्यूट्रल स्टिमुलस जिसे आप क्यू स्टिमुलस भी कहेंगे और उसके साथ एक सैटिस्फाइंग स्टिमुलस दिया जाएगा, सैटिस्फाइंग स्टिमुलस दिया जाएगा। और ये चीज बार बार जब दोहराई जाएगी तो फाइनली ऐसा होगा कि अगर आप ये सेटिस्फाइंग स्टिमुलस हटा भी देते हैं तो इस नेचुरल स्टिमुलस या क्यू स्टिमुलस के प्रति ही इंडिविजुअल की अनुक्रिया आने लग जाएगी कि वो या तो इसको देख के खुश होगा या अगर आप सेटिस्फाइंग स्टिमुलस नहीं दे रहे, कोई डराने वाला स्टिमुलस दे रहे हो तो इसे देख के डर भी सकता है, जैसा कि हमने वॉटसन के एक्सपेरिमेंट में देखा। तो किसी भी तरह की कंडीशनिंग हम करवा सकते हैं। द न्यूट्रल स्टिमुलस मस्ट अकर इमीडिएटली बिफोर द नेचुरली अकरिंग वन। हाँ, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेचुरल स्टिमुलस के जस्ट बाद आपको सेटिस्फाइंग स्टिमुलस देना है, यानी न्यूट्रल स्टिमुलस के इमीडिएटली तुरंत बाद आपका सेटिस्फाइंग स्टिमुलस आ जाना चाहिए, तभी कंडीशनिंग होगी। ठीक है, अगर डिले होगा तो कंडीशनिंग नहीं होगी। तो देखिए पैवलोव ने एक्सपेरिमेंट किया था डॉग पर, तो इसको देखते हैं। बिफोर कंडीशनिंग की बात हो रही है तो आपका यहाँ अनकंडीशन स्टिमुलस जो है आपका यूसीएस, अनकंडीशन स्टिमुलस या नेचुरल स्टिमुलस, ठीक है, स्वाभाविक उद्दीपक, ये क्या दे रहा है, ये रिस्पॉन्स क्या ला रहा है। डॉग जब अनकंडीशन स्टिमुलस फूड को देखेगा तो उसका रिस्पॉन्स क्या आएगा? अनकंडीशन रिस्पॉन्स आएगा उसका कि वो सैलिवेट करेगा, उसके मुंह से लार निकलेगी। बेल के प्रति अब देखिए बिफोर कंडीशनिंग क्या है, बेल एक न्यूट्रल स्टिमुलस है, बेल बजाने से कुत्ते के अंदर किसी भी तरह की अनुक्रिया नहीं आ रही, नो कंडीशन रिस्पॉन्स, नो सैलिवेशन, ठीक है, सैलिवेशन नहीं होगा। अब ड्यूरिंग कंडीशनिंग क्या किया गया, पहले बेल बजाई गई और उसके तुरंत बाद फूड दिया गया, तो रिस्पॉन्स क्या आ रहा है यहाँ कुत्ते का? कुत्ते ने सैलिवेट करना शुरू कर दिया, यानी कि उसके मुंह से लार आने लगी। बेल क्या है यहाँ? कंडीशन स्टिमुलस है और फूड क्या है आपका? ये अनकंडीशन स्टिमुलस है या स्वाभाविक उद्दीपक है। इसको देखकर कुत्ते के मुंह से अनकंडीशन रिस्पॉन्स जो आया वो सैलिवेशन आया। ऐसा आप बार बार अगर करेंगे तो कुत्ते की कंडीशनिंग हो जाएगी और आफ्टर कंडीशनिंग हमें क्या देखने को मिलेगा कि सिर्फ बेल बजाने पर ही जो डॉग है वो सैलिवेट करना शुरू कर देगा। तो ये है हमारा कंडीशन स्टिमुलस और कंडीशन रिस्पॉन्स क्या आ रहा है यहाँ पर? सैलिवेशन। बेल बजने पर ही कुत्ता सैलिवेट करना शुरू कर देगा। अब इसी को टेक्निकली थोड़ा लिखा गया है। फूड क्या है यहाँ पे? यूसीएस, सैलिवेशन यूसीआर यानी अनकंडीशन रिस्पॉन्स। बेल जो है एक नेचुरल स्टिमुलस, स्वाभाविक उद्दीपक, इस पे या तो नो रिस्पॉन्स भी कह सकते हैं आप, सैलिवेट नहीं करेगा लेकिन अलर्ट हो जाएगा, एक दूसरे तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है। फिर हमने कंडीशनिंग क्या करवाई, पहले बेल बजाई और साथ में आपने फूड प्रेजेंट किया, कंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन स्टिमुलस को साथ साथ दिया तुरंत बाद, तो सैलिवेशन हुआ, ये एक यूसीआर है, अनकंडीशन रिस्पॉन्स। और आफ्टर कंडीशनिंग क्या हुआ कि सिर्फ बेल बजने पर ही डॉग जो है सैलिवेट करना शुरू कर देगा, ये कंडीशन रिस्पॉन्स। डे टू डे लाइफ की अगर हम बात करेंगे तो इसमें एग्जांपल हम क्या दे सकते हैं कि
बच्चे जो होते हैं, जब रिसेस की बेल बजती है इंटरवल की, तभी बच्चों के मुंह में पानी आने लगता है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है कि इंटरवल हो गया, अब हम खाना खाएंगे। तो इंटरवल की जो बेल बज रही है उसी पे बच्चे के मुंह में पानी आने लगता है। फिर ऐसे ही एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक एम्प्लॉय के पास जब एक पीएन आ रहा है तो उसे देखकर उसके अंदर एंग्जाइटी आ जाती है। तो ये क्यों हो रहा है? पीएन तो एक हार्मलेस इंडिविजुअल है, लेकिन पीएन से उसने क्या एसोसिएट कर लिया कि जब भी वो आता है तो हमेशा बॉस की तरफ से कोई अनफेवरेबल सी न्यूज लेकर आता है, या बॉस ने बुलाया है कुछ डांटने के लिए या कुछ काम में कमी निकालने के लिए। तो बार बार जब पीएन बॉस की तरफ से ऐसी ही न्यूज लेकर आ रहा है तो एम्प्लॉय के अंदर फाइनली क्या होता है, पीएन को देखकर ही एंग्जाइटी आने लगती है कि अरे अब ये कोई खराब ही न्यूज लेकर आया होगा। अब देखिए, ये जो हमने एक्सपेरिमेंट्स देखे, इनके बेसिस पर कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं क्लासिकल कंडीशनिंग के। इसमें सबसे पहला है आपका एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब है जब आप कंडीशनिंग सीख जाते हैं, ठीक है, जब आपने उस कंडीशन रिस्पॉन्स को एक्वायर कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। व्हेन द स्टिमुलस अंडर ऑब्जर्वेशन स्टार्ट्स जनरेटिंग अ रिस्पॉन्स सिमिलर टू द अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। तो अब एक ऐसा स्टिमुलस जो आपका क्यू स्टिमुलस था या न्यूट्रल स्टिमुलस था, जिसके प्रति आपको कोई अनुक्रिया नहीं आ रही थी, लेकिन अब उसके प्रति किस तरह की अनुक्रिया आने लगी है, जैसी कि एक नेचुरल स्टिमुलस के प्रति होती है। जैसे कि हमने क्या देखा था, बेल के प्रति डॉग जो है वो सैलिवेट करने लग गया है। तो ये क्या है, उसने एक तरह का कंडीशनिंग एक्वायर कर लिया है। फूड की तरह अब वो बेल पर ही क्या करने लगा है, सैलिवेट करने लगा है। तो एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिया है पैवलोव के एक्सपेरिमेंट में, द टाइम टिल द डॉग स्टार्ट सैलिवेशन एंड रिंग बेल कैन बी कॉल्ड एज स्टेज ऑफ एक्विजिशन। फिर आपका है एक्सटिंक्शन, जिसे हम विलोपन कहते हैं। If we present conditioned stimulus without the unconditioned stimulus multiple times, अगर आपने conditioned stimulus को unconditioned stimulus के बगैर कई बार प्रेजेंट कर दिया इंडिविजुअल के सामने, तो कंडीशनिंग जो है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। मतलब कि अगर आपने मान लीजिए बेल बजाई लेकिन उसके बाद आपने फूड नहीं दिया, और ऐसा कई बार हुआ, ठीक है, आपने फूड नहीं प्रेजेंट किया, तो फाइनली डॉग धीरे धीरे भूल जाएगा, उसकी वो कंडीशनिंग जो है वो खत्म हो जाएगी, वो विलुप्त हो जाएगी। पैवलोव एक्सपेरिमेंट में रिंगिंग बेल जो है वो कंडीशन स्टिमुलस है। इसको अगर हम विदाउट मीट यानी कि खाने के बिना अगर बार बार हम प्रेजेंट करेंगे, तो जो रिस्पॉन्स हमने सैलिवेशन का कुत्ते को सिखाया था वो धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, यानी कम होना शुरू हो जाएगा रिस्पॉन्स दिखना, और फाइनली वो डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, आप बेल के बाद जो उसका सेटिस्फाइंग स्टिमुलस था वो तो उसको दे ही नहीं रहे, तो अब वो सैलिवेट करना बंद कर देगा। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्स। फिर आपका आ जाएगा थर्ड, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, स्वतः प्रकटीकरण। अब देखिए, मान लीजिए कि ये जो कंडीशन रिस्पॉन्स है बहुत समय तक नहीं दिखा, लेकिन अचानक बहुत टाइम लैग के बाद फिर से एक इंडिविजुअल ने अपना कंडीशन रिस्पॉन्स शो कर दिया, तो उसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी। व्हेन अ कंडीशन रिस्पॉन्स व्हिच हैज बीन एक्सटिंग्विश्ड, ठीक है, खत्म हो गया था, लेकिन ये री इमर्ज कर गया, अचानक से फिर प्रकट हो गया एक बहुत लंबे अंतराल के बाद, तो इसी को हम कहेंगे स्पॉन्टेनियस रिकवरी। जैसे पैवलोव ने ऑब्जर्व किया था कि एक पहले उसने कंडीशनिंग एक्सटिंक्ट करवा दी थी, यानी खत्म हो गई थी, वो विलुप्त हो गई थी, लेकिन अचानक से एक बार बेल बजी और फिर से डॉग ने सैलिवेट करना शुरू कर दिया, तो ये क्या है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी। फिर आते हैं हम स्टिमुलस जनरलाइजेशन पर, उद्दीपक सामान्यीकरण। अ फिनोमिनन इन विच द स्टिमुलाई सिमिलर टू द कंडीशन स्टिमुलस स्टार्ट जनरेटिंग द सेम रिस्पॉन्स एज दैट जनरेटेड बाय द कंडीशन स्टिमुलस इज कॉल्ड स्टिमुलस जनरलाइजेशन। मतलब अगर आपने किसी चीज के प्रति कंडीशनिंग करवाई है, जैसे कि हमने जो वॉटसन वाले एक्सपेरिमेंट में देखा था, मैंने आपको यहाँ भी बताया था कि इस एक्सपेरिमेंट में हमने रैट के प्रति जो है इस बच्चे की कंडीशनिंग करवा दी थी कि ये बच्चा इस रैट को देखकर ही डरने लग गया था। तो सिर्फ रैट को देखकर ही नहीं, रैट जैसा कोई भी अगर व्हाइट फर का उसको ऑब्जेक्ट दिखेगा तो बच्चा जो है उससे डरेगा, उसे डरने का रिस्पॉन्स दिखाई देगा। तो ये है स्टिमुलस जनरलाइजेशन। उसने क्या करा है, उद्दीपक का सामान्यीकरण कर दिया है। इसके जैसे दिखने वाले जितने भी उद्दीपक हैं उसके प्रति उसका जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो क्या आ रहा है, फियर का रिस्पॉन्स आ रहा है। तो ये स्टिमुलस जनरलाइजेशन है। सिमिलर स्टिमुलाई के प्रति उसका एक कंडीशन रिस्पॉन्स हमें देखने को मिल रहा है। इसमें एक एग्जांपल हम ये ले सकते हैं, वी स्टॉप एट रेड ट्रैफिक लाइट विदाउट ब्रिंगिंग देयर शेप एंड साइज इन कंसिडरेशन। आपकी ट्रैफिक लाइट किसी भी शेप की बनी होगी, अगर आपको रेड लाइट दिख गई तो आप रुक जाएंगे। आप ये नहीं देखते कि उसका शेप क्या है, उसका साइज क्या है, स्क्वायर में है, सर्कल में है, किसी भी तरह का आप डिजाइन नहीं देख रहे हैं। आपको पता है रेड लाइट पे रुकना है, तो आप कंडीशनिंग ऐसी हुई है कि आप लाल आपने लाइट देखी तो आप रुक जाओ। फिर है
स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन यानी उद्दीपक विभेदन। द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग इन विच वन डिफरेंशिएट बिटवीन टू स्टिमुलाई, दैट इज वन कैन जनरेट द रिस्पॉन्स एंड द अदर कैन नॉट, इज कॉल्ड स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। अब देखिए, अगर हमने पहले वाले एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें, जो हमने रैट वाला एक्सपेरिमेंट लिया कि रैट जैसा ही व्हाइट फर का दिखने वाला कोई भी ऑब्जेक्ट के प्रति जो बच्चे का रिस्पॉन्स आएगा वो क्या आएगा, फियर का आएगा। अगर मान लीजिए कि ऐसा नहीं होता, व्हाइट रैट के प्रति तो इसका फियर का रिस्पॉन्स है, लेकिन अगर हम व्हाइट कलर का ही एक और ऑब्जेक्ट उसके सामने रख रहे हैं, टेडी बियर रख रहे हैं, तो उसके प्रति उसका फियर वाला रिस्पॉन्स अगर ना आए तो इसका मतलब वो इन दोनों स्टिमुलस में डिफरेंस करना सीख गया है, इनमें डिस्क्रिमिनेट करना या विभेदन करना सीख गया है कि किस स्टिमुलस के प्रति उसको कैसा रिस्पॉन्स देना है। ऐसा था नहीं, मैं आपको बस एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल ले रही हूँ। एक्सपेरिमेंट में यही देखा गया था कि वो व्हाइट फर जैसे दिखने वाले हर चीज से डरने लग गया था। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा होता कि सिर्फ रैट के प्रति ही उसकी अनुक्रिया आती और किसी चीज के प्रति नहीं आती, तो इसका मतलब ये होता कि वो स्टिमुलस में डिस्क्रिमिनेट करना सीख गया है। द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन फोन बेल एंड डोर बेल। ठीक है, बेल तो दोनों बज रही है, फोन में भी बज रही है, डोर बेल में भी बज रही है, लेकिन आप दोनों के प्रति अपना अलग अलग रिस्पॉन्स देते हैं क्योंकि आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फिर नेबर के डॉग की बार्किंग पे और अपने डॉग की बार्किंग पे अलग अलग रिस्पॉन्स आएगा। डॉग की बार्किंग तो दोनों है, लेकिन आप पहचान जाते हैं कि आपका डॉग बार्क कर रहा है या पड़ोसी का डॉग बात कर रहा है। अब एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस देख लेते हैं इस थ्योरी के क्या हैं। तो सबसे पहला इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है थ्योरी ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। तो पुरस्कार या सजा देकर आप बच्चे की कंडीशनिंग करवा सकते हैं। आपको बच्चे के अंदर अच्छी हैबिट फॉर्म करवानी है, आपको बच्चे को सही चीजें सिखानी है, तो आप क्या करेंगे, जब बच्चा सही काम कर रहा है तो आप उसे रिवॉर्ड देंगे, जब बच्चा गलत कर रहा है तो आप उसे पनिशमेंट देंगे। तो इससे क्या होता है, बच्चे की कंडीशनिंग ऐसी होती जाती है कि बच्चा सही काम करना सीखता है और उसे पता है कौन से काम के लिए मुझे पनिशमेंट मिल सकती है, यानी ये काम गलत है, ये चीज मुझे नहीं करनी। फिर लैंग्वेज लर्निंग में क्लासिकल कंडीशनिंग बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग्स और एबीसीडी बच्चे फ्लो में बोल देते हैं, ये सब कंडीशनिंग हुई हुई है। तो किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए जो डायरेक्ट मेथड्स होते हैं टीच करने के, वो आपके क्लासिकल कंडीशनिंग पर ही बेस्ड होते हैं। हम उनकी कंडीशनिंग ऐसे करते हैं, बच्चे फ्लो में ही चीजों को सीख जाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड, सही आदतों का बच्चों के अंदर निर्माण करना है, सही अभिवृत्तियों का बच्चों के अंदर निर्माण करना है, बच्चों को सही हैबिट सिखानी है, एटीट्यूड बनाना है, तो ये भी हम कंडीशनिंग के थ्रू कर सकते हैं। फिर हेल्पफुल इन एडजस्टमेंट, तो समायोजन करने में बहुत मदद करता है कंडीशनिंग। हम सबसे पहले बच्चों की जो आदतें हम कैसे बनाते हैं एडजस्ट करने की, सबसे पहले क्लासरूम में उनको एडजस्ट करना सिखाते हैं, क्लासरूम एनवायरनमेंट में लोगों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। उसके बाद ही बच्चों की जब कंडीशनिंग हो जाती है तो बच्चे धीरे धीरे अपने बाहर की जो लाइफ है उसमें भी एडजस्ट करना सीख जाते हैं। फिर यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स की हेल्प से भी हम बच्चों को अच्छी तरह सिखा सकते हैं। जैसे अगर आपको बच्चे को पैरट वर्ड सिखाना है तो आप क्या करेंगे, आपने बच्चे को पैरट की एक इमेज या चार्ट पे ड्राइंग दिखाई और साथ ही साथ वर्ड भी आपने बोर्ड पे लिखा पैरट, तो बच्चा कनेक्ट कर पाता है। बच्चे को यहाँ चार्ट में पैरट बना हुआ भी दिख रहा है और साथ ही साथ एसोसिएट करते हुए उसका जो वर्ड है वो बोर्ड पे लिखा हुआ उसे दिखाई दे रहा है। फिर आप क्या कर सकते हैं, चार्ट को हटा देंगे और ओवरऑल जो वर्ड है पैरट, बच्चे केवल इसको याद रखते हैं और समझ भी जाते हैं कि इनकी कंडीशनिंग ऐसी हो जाती है, अच्छा पैरट इसे कहते हैं। फिर है यूजफुल फॉर इमोशनली अनस्टेबल चिल्ड्रन, तो इमोशनली अनस्टेबल या भावनात्मक रूप से जो अस्थिर बच्चे होते हैं उनको अच्छे से ट्रीट करने के लिए या उनको सिखाने के लिए भी कंडीशनिंग बहुत हेल्पफुल होती है। मेंटल पेशेंट्स जो होते हैं ना, उनके ट्रीटमेंट में भी कंडीशनिंग बहुत हेल्प करती है। आप उन्हें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीजों से तो नहीं सिखा सकते, लेकिन उनके अंदर हैबिट फॉर्म करवा सकते हो, उनकी कंडीशनिंग ऐसे करवा सकते हो कि वो सही काम सीख सकें और कर सकें। ठीक है, तो उनकी लर्निंग इस तरीके से अच्छी हो सकती है। फिर बात करते हैं क्रिटिसिज्म की, कुछ आलोचनाएं भी हैं पावलोव की थ्योरी की। तो पावलोव्स थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग इज क्रिटिसाइज्ड ऑन टू ग्राउंड्स। फर्स्ट है आपका ऑल लर्निंग इज नॉट कंडीशनिंग एंड ऑन द अदर हैंड इट इज एन एक्टिव प्रोसेस। फर्स्ट क्रिटिसिज्म ये कि सब तरह की जो लर्निंग है ना वो सिर्फ कंडीशनिंग से नहीं सिखाई जा सकती। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें हमें बहुत हायर मेंटल प्रोसेसेस की जरूरत पड़ती है, वहां पर हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है कि हम दिमाग लगाकर चीजों को सीखें।
इसके अलावा लर्निंग सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई स्टिमुलस आपने प्रेजेंट किया फिर इसके बाद वो इंडिविजुअल उसके प्रति रिस्पॉन्ड कर रहा है। लर्निंग एक एक्टिव प्रोसेस है, इंडिविजुअल खुद से भी कोशिश करता है, वो किसी स्टिमुलस का वेट नहीं करेगा कि एनवायरमेंट में स्टिमुलस आए तब मैं रिस्पॉन्ड करूं। ठीक है, ऐसे तो वो पैसिव लर्नर हो जाएगा बस खाली। ठीक है, तो लर्निंग एक एक्टिव प्रोसेस है, एक इंडिविजुअल अपने आप भी सीखने के लिए सक्रिय रहता है। फिर लर्निंग नीड्स इंटेलिजेंस एंड अंडरस्टैंडिंग बट कंडीशनिंग इग्नोर्स इट बाय एंड लार्ज। तो ये हमने पहले पॉइंट में भी देखा है कि कंडीशनिंग को ही इन लोगों ने ज्यादा महत्व दिया है कि सब तरह की जो लर्निंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ कंडीशनिंग पर ही डिपेंड करती है, जबकि हम जानते हैं कि लर्निंग एक इंटेलिजेंट प्रोसेस है, इसमें हमें चीजों को समझना भी होता है, सीखना होता है, तो इसके लिए हमारे मानसिक क्षमताओं का भी प्रयोग होता है। तो ये दो क्रिटिसिज्म है। तो ये थी हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी देखेंगे। इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप में। मैं इसका लिंक जो है वो नीचे शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आपको सारे के सारे नोट्स जो भी इस चैनल पर मैंने डाल रखे हैं उन सब की पीडीएफ आपको वहां मिल जाएंगी। एमसीक्यू सीरीज की पीडीएफ भी वहां पर अवेलेबल है, आप सभी पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। कई बार मुझे कमेंट्स में ऐसा सुनने को मिलता है कि मैम हमें नोट्स चाहिए, हमें नोट्स कहाँ से ले सकते हैं? तो नोट्स आपको टेलीग्राम में अवेलेबल हो जाएंगे। साथ ही साथ फेसबुक पे एक पेज है अचीवर्स नाम से ही, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं नोटिफाई कर देती हूँ जब भी कोई नया वीडियो डालती हूँ या कोई नई इन्फॉर्मेशन अगर मुझे डालनी होती है वो भी मैं उस पर डाल देती हूँ। अचीवर्स पेज फेसबुक पेज पे भी आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम पे भी आपको मैं नोटिफिकेशन दे देती हूँ। आज की वीडियो में इतना ही। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।